तो हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना। उसको पहले फ्रीज कर लें ताकि टेस्ट हो जाए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अरे क्या हो रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका स्टार्टिंग का इंट्रो वाला पार्ट मैंने बताया था, एनसीईआरटी से रीड करके भी बता दिया था। आज इसको फिनिश कर देते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से आएगा। मैंने पहले बोला था कि प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस लेवल पे दे दिया जा रहा है ताकि आप आगे चल के अगर एचजीपी से रिलेटेड कोई भी रिसर्च करो। ऐसा नहीं है कि एचजीपी 2003 में कंप्लीट हो गया उसके बाद इस पे आगे कोई काम नहीं हुआ, नहीं। हमने प्रोजेक्ट का टारगेट जो रखा था 2003 तक का, वो टारगेट तो 2003 में पूरा हो गया ऑलमोस्ट। फिर हमने उसी प्रोजेक्ट में और टारगेट बढ़ा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पटना में वो गंगा वाला पुल बन रहा है ना, वो उधर वाला अशोक राजपथ के पीछे वाला बड़ा सा पुल, तो अभी उसका प्रोजेक्ट का टारगेट होगा मान लिया जाए 2025 तक का। तो 2025 तक में गांधी सेतु से लेके वहां उधर दीघा तक का जोड़ने का टारगेट है। जोड़ देगा तो वो तो काम पूरा हो गया। अब 2025 के बाद फिर टारगेट बढ़ा लेंगे कि दीघा के उस पार भी इस पुल को आगे लेके चल जाए या गांधी सेतु के उस पार लेके चले जाए। तो ऐसा नहीं है कि टारगेट कंप्लीट हो गया तो प्रोजेक्ट वहीं रुक गया, नहीं, प्रोजेक्ट का जो टारगेट था वो कंप्लीट हमारा हो गया। तो ऐसा नहीं कि एचजीपी की फील्ड में आज वर्क नहीं हो रहा, आज भी हो रहा है। नई नई टारगेट जोड़ी जा रही है उसी प्रोजेक्ट में। तो एबीसीडी आपको इसलिए पढ़ा दिया जाता है 12th में कि कल को अगर आप एचजीपी से रिलेटेड रिसर्च करने का सोचें तो आप इसमें जा पाए। तो मैंने बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया था कि ये एचजीपी का आइडिया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आइडिया सबसे पहले आया था वाटसन के दिमाग में। कब आया था? 1887 में। और उनको 3 साल तक सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़ा इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। फाइनली एक्सेप्ट हुआ 1990 में, मतलब। और 1990 में एक्सेप्ट होने के बाद एकदम पूरी की पूरी प्लानिंग की गई कि कैसे कैसे काम होगा। 13 साल का लंबा प्रोजेक्ट बना कि 13 साल में हम अपनी काम को कंप्लीट करेंगे। क्यों इतना लंबा प्रोजेक्ट बना? मैंने पहले ही बोला था कि इसमें जो भी चीजें हम कर रहे थे वो केवल ह्यूमन यूज से नहीं होता, कंप्यूटर का सहारा लेना ही पड़ता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सहारा लेना ही पड़ता। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के अंदर इतने सारे जीन हमने एस्टिमेट कर लिए मैथमेटिकली, और उसके सारे सीक्वेंस को अगर हम एक एक पेज पर लिखें, एक पेज पे 1000 लेटर हो, और ऐसा ऐसा पेज का अगर हम एक बुक तैयार करें जिसमें 1000 पेज हो, तो ऐसे ऐसे 3300 बुक, 3300 बुक मैंने आपको बताया था डाटा। कितने बुक आ जाएंगे? कौन लिखेगा इसको? संभव नहीं, क्योंकि बुक लिखने में एरर होती है, उस एरर को फिर ठीक करना पड़ता है, एक एक गलतियों को ढूंढना पड़ता है। अगर हम ये सिस्टम कंप्यूटराइज करें तो हम एरर को कम टाइम में ठीक कर सकते हैं। कंप्यूटर में तो यही होता है ना। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कॉन्टेक्ट करें। तब बायोलॉजिस्ट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कॉन्टेक्ट किया, और 5 साल तो स्टार्टिंग के 5 साल तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ले लिया समय। उसके साथ बायोलॉजिस्ट बैठ बैठ के उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर तैयार किए, कंप्यूटर बनाए, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बनाए, ये सब हुआ। वो कंप्यूटर का फोटोग्राफ आपके दे भी रखा है एनसीईआरटी। और पहला वो प्रयास था बायोलॉजी की फील्ड में कंप्यूटर का यूज हुआ, पहला वो प्रयास। और बायोलॉजी की वो फील्ड जिसमें आज भी कंप्यूटर का यूज होता है उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मतलब बायोलॉजी में कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए कंप्यूटर आया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, पूछा जाता है एग्जाम, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और अब हम आगे बात करेंगे कि ठीक है, और ये मैंने ये बोला था कि 1990 में अमेरिका की गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि हम अकेले इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकते। तो उसके साथ यूके आया, अदर और भी कंट्री आए, जापान आए, बांग्लादेश आया, ये सब भी आया था, मैंने कहा ना। तो सारे चीज मैंने आपको दिखा रखा है नोट्स में, एक बार आपको मैं फिर से दिखा दूं और तब हम आगे बढ़ते हैं। कि अब हम इसका देखेंगे कि मेथोडोलॉजी क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। वो मेथोडोलॉजी भी मैं आपको बस बेसिक बेसिक बात बताऊंगा, क्योंकि इस लेवल पे इतना ज्यादा बातें करने से फायदा है नहीं। तो वो बेसिक बेसिक बातें हम केवल एनसीईआरटी वाले ही करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। ये अगर हम सारा कुछ पढ़ाने लगे तो यहाँ संभव नहीं। देखिए सब मैंने बता दिया था कि उनको ऐसा पता चला कि अगर हम ये प्रोजेक्ट लेंगे तो 13 साल का प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। और इसमें टारगेट क्या रखा गया? टारगेट समझिएगा, इस प्रोजेक्ट का टारगेट क्या था? टारगेट ये था कि ह्यूमन जीनोम का पता लगा लेना है। ह्यूमन जीनोम का मतलब क्या? कि हैप्लॉइड सेट में जो क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड सेट में कितना, अच्छा 46 हो रहा होता है तो 23 जो आपको दिखेगा हैप्लॉइड सेट में, ठीक है। 23 में 22 ऑटोसोम,
लेकिन अगर मेल, ह्यूमन भी तो मेल है, मेल भी तो ह्यूमन है, तो उसके अंदर तो हप्लॉइड में 24 क्रोमोसोम हो जाते हैं ना, एक्स वाई वाला, ठीक है। तो टोटल मिला के 24 क्रोमोसोम में टोटल बेस पेयर एस्टिमेट किया गया 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, और इतने बेस पेयर का हमको सीक्वेंसिंग पता करना है। और जब खर्चा लगाए, जोड़े बैठ के, तो पता चला एक बेस पेयर पे $3 का खर्चा आएगा, तो टोटल $9 बिलियन का खर्चा एस्टिमेट किया गया। इसलिए तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने हाथ खड़ा कर दिया, तब बोला कि नहीं सबसे सहायता लेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें कंप्यूटर का यूज करते हैं, आज भी करते हैं ये तो। हालांकि आज की डेट में तो ये बढ़ गया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जमाना आ गया, तो पूरी तरीके से बायो इन्फॉर्मेटिक्स होने जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए बायोलॉजी के स्टूडेंट को कंप्यूटर सीख लेना चाहिए। हाँ, अब देखिए, हाँ फिर मैंने क्या बोला, टारगेट लिया गया कि अगर एक पेज पे 1000 लीटर लिखें, और ऐसे ऐसे एक पेज पे, ईच पेज हैविंग 1000 लीटर, और ऐसे ऐसे एक बुक में 1000 पेज लगाए, तो टोटल 3300 बुक तैयार हो जाएंगे। इतना कौन करेगा, संभव नहीं है, इसलिए कंप्यूटर का सहारा लिया गया। टोटल खर्चा मैंने बता ही दिया डॉलर में, $9 बिलियन, ठीक है। फंड किसने दिया, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा और पूछा जाएगा। देखिए, अमेरिका इसका मेन कंट्री था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, तो वहीं से ना मेन फंड आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये अमेरिका की गवर्नमेंट वाली कंपनी है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दोनों अमेरिका की कंपनी है। इसके अलावा एक बड़ा सहायक इसके साथ बन के आया सामने, वेलकम ट्रस्ट, ये एनजीओ है यूके का, ठीक है। तो वेलकम ट्रस्ट, वेलकम WLL है और COME, वेलकम ट्रस्ट, ये यूके का एक बड़ा एनजीओ है, ठीक है। तो उन्होंने पैसा दे दिया, ज्यादातर पैसा उन्होंने दिया, और अमेरिका, इन दोनों ने मिलकर ज्यादा काम संभाल दिया। बाकी एडिशनल कंट्रीब्यूशन जापान ने भी दिया है, फ्रांस, जर्मनी, चाइना जैसे देश ने भी सहायता कर दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या हुआ कि चलो भाई ठीक है, हम सहायता करें। अब आगे का बात जो है वो है मेथोडोलॉजी। अब समझिएगा एक बात, जैसे मैंने आपको एक कंपैरिजन अभी करके बताया कि पटना में एक पुल बन रहा है, मैंने बताया ना कि वो पुल जो है उधर गांधी सेतु से लेकर वहां दीघा घाट तक को जोड़ने का बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और काफी दिनों से वो पुल बन रहा है। आप लोग अगर NIT घाट जाते होंगे तो देखे भी होंगे, ठीक है। तो काफी दिनों से बन रहा है, जब से मैं पटना आया हूं तब से तो मैं देख ही रहा हूँ, ठीक है। लगभग मुझे लगता है 4 साल से तो काम मेरे आंख के सामने से चल रहा है, हालांकि उससे पहले से वो काम स्टार्ट हुआ होगा। ये प्रोजेक्ट जितना भी लंबा होगा, कोई कंपनी ली होगी वो कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक बात बताइए, जब टारगेट लिया गया कि ये पुल गांधी सेतु से लेकर दीघा तक जोड़ा जाएगा, बड़ा लंबा एरिया है वो, ठीक है, तो क्या केवल यही पुल बनेगा? नहीं, केवल इतना ही ब्रिज बनेगा? केवल इतना ही ब्रिज बना देने से क्या लगता है वो पुल सक्सेसफुल हो जाएगा? तब तो आदमी एक बार एक एंड पे एंटर करेगा उस पुल पे तो डायरेक्ट दीघा निकलेगा। तो ऐसा रूट से कहा जाएगा आदमी, हर आदमी इतना लंबा रूट ट्रेवल करेगा क्या? आप समझ रहे हो मेरी बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर आदमी यहाँ गांधी सेतु पे चढ़ेगा और बीच में कोई कहीं पे वो अदर ब्रिज इससे नहीं कनेक्टेड हो, और डायरेक्ट वो दीघा पे एंड हो, तब तो आदमी को यहाँ घुस कर ये निकालना पड़ेगा कि ये पुल उतना सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, इस पे लोग जाएगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कि यहाँ पे बीच में आया गांधी मैदान, तो गांधी मैदान पे यहाँ पे क्या कर दिया, ओपनिंग, और एक पुल जहां से गांधी मैदान, ये पुल से लेते हुए गांधी मैदान के रोड से जोड़ा, ठीक है। एक पुल मान लिया आ गया अशोक राजपथ मेन बस स्टैंड, वहां पर से जोड़ दिया। मान लीजिए एक पुल आ गया है PMCH के पास से एक पुल यहाँ पे निकाल दिया। एक पुल आ गया मान लिया जाए यहाँ पे NIT से निकाल दिया। फिर एक पुल मान लो यहाँ पे गायघाट के इधर निकाल दिया यहाँ, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। और फाइनली ये पुल जाके एंड हो गया दीघा में। तो अब यहाँ पर से कई लोग आएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे एंटर करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे निकलेंगे, उनका भी काम हो गया। इसको जाना था PMCH, लेकिन जाम में नहीं फंसना था, इधर से जाता तो जाम में फंसता। यहाँ से भी PMCH का रोड है, ये ब्रिज नहीं है, ये रोड है, यहाँ से जाता तो जाम में फंसता। उसको जाना PMCH था गांधी सेतु से, यहाँ पे चढ़ा डायरेक्ट हमने हाईवे मारा और यहाँ से उतरा PMCH आ गया। इसको जाना था गायघाट, अब इधर से जाता तो 2 घंटा लगता है इसको जाने में। यहाँ पे चढ़ा, मारा 70 का स्पीड, 5 मिनट में यहाँ आया और यहाँ से उतर गया गायघाट। तो बताओ, जब आप मेन पुल बना रहे हो, ठीक है, टारगेट आपका यही है कि गांधी सेतु को दीघा से जोड़ देना, टारगेट आपका यही है।
लेकिन क्या इसके साथ साथ आप कुछ साइड वाले पुल भी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये क्यों बनाओगे आपको पता चल चुका होगा। ये पुल, ये जो छोटे छोटे ब्रिज हैं, ये इस ब्रिज की इंपॉर्टेंस बढ़ाएगी। कितनों को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इसी एग्जांपल से मैं रिलेट करने वाला हूँ अभी अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बड़ा टारगेट क्या था कि ह्यूमन का 24 क्रोमोसोम को क्या करें, पता लगा ले उसका सीक्वेंस। लेकिन एक बात बताइए, आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा, बायोटेक्नोलॉजी में हम ह्यूमन के ही इंप्रूवमेंट के लिए कई सारे बैक्टीरिया, कई सारे वायरस, इवन कई सारे ईस्ट, कई सारे प्रोटिस्टा का मेंबर हम यूज करते हैं और ह्यूमन के फायदे के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं हम बताएंगे, जीन ट्रांसफर में यूज करते हैं। तो मुझे बताइए, अगर हम ह्यूमन के जीन को ट्रांसफर करें या ह्यूमन में कोई किसी का जीन ट्रांसफर करें, तो जिसकी माध्यम से आप ट्रांसफर करेंगे, वो बैक्टीरिया, वो ईस्ट या वो इंसेक्ट, क्या हमें उसका भी जीन पता नहीं करना चाहिए? हम अगर इस पुल को इस गांधी सेतु से दीघा तक जोड़े हैं, तो इस बीच में जो इंपॉर्टेंट रूट्स आ रहे हैं, जो रूट पे इस पुल पे चलने वाले लोग उस रूट में भी जाते हैं, तो क्या हम उस रूट का भी पुल नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। 9 करोड़ का ये पुल मान लो बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता है, एस्टिमेटेड तो मुझे लगता है इससे ज्यादा होगा, 100 करोड़ के आसपास का होगा, 100 करोड़ के आसपास का इसका फंड आया होगा आई थिंक। ठीक है, अब घोटाला हो के उसका 50 करोड़ हो जाएगा, तो आई थिंक मान लो कि 100 करोड़ का फंड दिया है गवर्नमेंट ने। तो 100 करोड़ केवल ये काला वाला पुल बनाने के लिए नहीं दिया है, इन्हें कि 100 करोड़ खर्चा कर दिया फिर बोलेंगे कि जा पुल तो जुड़वे नहीं किया, पैसा खत्म हो गया। नहीं, ये तो जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ होगा उसी टाइम गवर्नमेंट को बता दिया गया होगा कि ये इधर से इधर जुड़ेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। गवर्नमेंट ने सबका खर्चा जोड़ के 100 करोड़ का फंड रिलीज किया। हाँ, लेकिन टारगेट क्या है? टारगेट क्या पता है? वो जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ होगा, उद्घाटन हुआ होगा, उसमें ये थोड़े लिखा गया होगा कि गांधी सेतु से लेकर पीएमसीएच होते हुए, गांधी मैदान होते हुए, गाय घाट एनआईटी होते हुए दीघा जाएगी। नहीं, शिलान्यास पटन में वो जो बोर्ड में लिखा गया होगा, यही लिखा गया होगा ये लंबा सा पुल गांधी सेतु से लेकर दीघा तक जाएगी। अब अंडरस्टूड है, इस बीच में जो इंपॉर्टेंट एरियाज आ रहे हैं उसको उस पुल से कनेक्ट करना है। तो जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम रखे हैं, तो ऐसा मत सोचना केवल ह्यूमन का जीनोम स्टडी किया गया है। स्टडी ह्यूमन से रिलेटेड अदर ऑर्गेनिज्म जिसका ह्यूमन की लाइफ में यूज है उसका भी हुआ है, और वो इंपॉर्टेंट नाम है ड्रोसोफिला। कुछ ईस्ट हैं, सैक्रोमाइसिस शर्मानी, कुछ प्लांट हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, इन सबका भी हमने कर लिया है सीक्वेंसिंग। क्यों किया है? इसका ह्यूमन की लाइफ में बहुत यूज इसलिए किया है। और दूसरा बात, तो एक और बात कि हम जो काम करने जा रहे हैं, जो पुल हम बनाने जा रहे हैं, जो भी कंपनी इस पुल को बनाने का भागीदारी ली, तो बात बताओ, अगर उस कंपनी को हम डायरेक्ट बोलेंगे ना पहले आप ही बड़का पुल बना लीजिए और तब देखते हैं आप कैसा बनाइएगा, तब बोलेंगे साइड वाला बनाने के लिए, तो बताइए इसमें ज्यादा नुकसान है कि ज्यादा फायदा ये होगा कि न आप पहले को छोटका वाला पुल बना के दिखाइए आपका पुल कैसा बनता है आपकी कंपनी से, तब हम बड़ा वाला में आपको हाथ लगाने का आदेश दे देते हैं। तो ये तो ज्यादा बढ़िया ना है। अगर खराब बनाएगा तो उसको यहीं पे भगा देंगे, कि तोड़वा के फिर से नया बनवा लेंगे। बड़का पुल बना के उस 100 करोड़ में पता चला 60 करोड़ खत्म कर दिया, अब पता चला कि पुल बढ़िया बने हुए नहीं किया है, तो क्या फिर से उसको तोड़वाएंगे? तो नुकसानदेह हो गया ना। हम ह्यूमन के जीनोम का बाद में सीक्वेंसिंग करा लेंगे, जो भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उन सभी को पहले छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देंगे ह्यूमन से रिलेटेड। हाँ भाई, तुम फलाना बैक्टीरिया का सीक्वेंसिंग करो तुम सब मिलकर, तो तुम फलाना ईस्ट का करो, तो ये सब ह्यूमन से रिलेटेड है। देखेंगे लोगों ने सक्सेसफुल कर दिया, सॉफ्टवेयर अच्छी बन गई है, सब कुछ सही चल रहा है, तब उसको बोलेंगे चलो अब हाथ लगाओ ह्यूमन के जीनोम। मैं इस पूरी कहानी से यह बताना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्ट का नाम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें कई सारे नॉन ह्यूमन मॉडल भी उसका भी स्टडी किया गया है और उसका भी जीन का सीक्वेंसिंग पता किया गया है। और वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है ये साफ तौर पे आपको याद रखना है, एग्जाम में आते ही आते, और सब एनसीईआरटी वाले ही हैं। ये देख लो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी वाले हैं। ये रहा नाम, कहाँ गया, ये रहा, ये सब आपको याद रखना।
जीनोम सीक्वेंसिंग परफॉर्म इन मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्या नाम है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया भी कहते हैं। ईस्ट अभी बताया मैंने। चक्रोमाइसिस शर्मानी। फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई किसका नाम है पता है? इंसेक्टा है, ड्रोसोफिला। ठीक है। प्लांट अरेबिडोप्सिस एक प्लांट है। राइस भी और अरेबिडोप्सिस दोनों प्लांट, राइस का प्लांट, ठीक है, पैडी प्लांट, और अरेबिडोप्सिस ये दोनों प्लांट। और कुछ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोडा। आपको पता है निमेटोडा हम आपको पढ़ाएंगे एनिमल किंगडम में तो बताएंगे कि निमेटोडा ज्यादातर पैथोजेनिक होता है, खास करके ह्यूमन के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी निमेटोड होते हैं जो नॉन पैथोजेनिक होता है, तो उसी में से एक है सिनोरैप। ये आप नाम देख लीजिएगा, सिनोरैप्टिडिस एलिगेंस। ठीक है, ये पूरा नाम याद रख लीजिएगा, उसका पूरा जोलॉजिकल नेम है। ये सारे के सारे कितने बता दिया मैंने, देखना ध्यान से। कितने नॉन ह्यूमन मॉडल बता दिया? एक बैक्टीरिया बताया, एक ईस्ट बताया नंबर 2, एक इंसेक्टा बताया नंबर 3, 2 प्लांट बताया नंबर 4 नंबर 5, और एक निमेटोडा बताया नंबर 6। ये 6 एनसीईआरटी वाले हैं, ये आपको याद रखना। जैसे अभी मैंने बताया ना, पुल तो बनेगा कहाँ से? गांधी सेतु से लेकर दीघा तक, ठीक है। और उस बीच में कई सारे एरियाज कनेक्टेड होंगे, वो भी मेन मेन एरिया कनेक्टेड होगा। नहीं तो पता चला कि ये पुल जो है यहाँ से यहाँ बन रहा है, अब यहाँ पे अतीक का घर है, अतीक बोलेगा ये पुल पे लगा है, मेरा घर को जोड़िए पुल से, घर से निकलेंगे डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे। ऐसा थोड़े होता है। फिर आपका घर है गली खुचकी में, इसको बोलिएगा जोड़ दीजिए यहाँ से। आपका घर, आपको स्कूल पे आना है, आप अपना घर से इस रोड पे आइए, यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से आ जाइए। अब सबको बोलेगा मेरा मेरा घर से पुल को जोड़ दीजिए, नहीं जोड़ देंगे। तो मेन मेन ऑर्गन का स्टडी करेंगे जी। जैसे यहाँ गांधी मैदान को जोड़ दिए, इधर पीएमसीएच को जोड़ दिए, इधर एनआईटी घाट को जोड़ दिए, गाय घाट को जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए जहाँ जहाँ मेन मेन एरिया है। तो वैसे ही हम 5-6 को स्टडी कर लिया ऑर्गेनिज्म को, सारा ऑर्गेनिज्म को थोड़ी ना स्टडी कर लेंगे। जो ह्यूमन से रिलेटेड है उसका हमने करा है। तो उसमें कौन कौन है? वैसे बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया है, ऐसे ही आपका ईस्ट में सैक्रोमाइसिस शर्मानी है, निमेटोडा में नॉन पैथोजेनिक निमेटोडा सिनोरैप्टिडिस एलिगेंस, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, और प्लांट में राइस प्लांट और ये अरेबिडोप्सिस प्लांट। ठीक है। जब ये सब काम आगे बढ़ाया गया तो अब इसकी हम आते हैं क्या, मेथोडोलॉजी की, कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या रही, कैसे हमने इसको किया, समझिएगा। जब हमने इसको किया तो इसमें मेनली 2 टाइप के मेथड सामने, एक आया ऐसे मेथड और एक आया ESA मेथड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, और इसका है एक्सप्रेस्ड, इसका फुल फॉर्म आई थिंक मैं गलत बता रहा हूँ, ESD है, नॉट ए, टैग्स, लास्ट में टैग्स आएगा, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। अब दोनों का मतलब समझा रहे हैं, ठीक है। एनोटेशन में ANNO ही है ना, ANNO, ठीक है। सीक्वेंस एनोटेशन और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, समझिएगा, ये एक तरीके का ब्लाइंड अप्रोच है। ब्लाइंड अप्रोच का मतलब क्या समझा रहे हैं, और ये एक तरीके का टारगेटेड, एक तरीके का टारगेटेड अप्रोच। इसका मतलब क्या, मान लो हाँ पता है कि हमने कई सारे नॉन ह्यूमन मॉडल के भी जीनोम का स्टडी कर लिया, जीनोम का पता लगा लिया, सीक्वेंसिंग कर लिया, और ह्यूमन का भी। मान लो मैंने कहा कि क्रोमोसोम नंबर 1 है ह्यूमन का, इसमें पूरा का पूरा DNA। अब आपको ये तो पता चल चुका है कि DNA पे ऑल DNA जीन नहीं होता है, जीन तो कहीं कहीं होता है। जैसे ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, और आपको पता है जीन से ही RNA बनता है, यस और नो, और उसी से बनता प्रोटीन। कैरेक्टर बनाने के लिए केवल जीन है जिम्मेवार, तो ये तो क्या हो गया RNA। तो बताइए, अब आप DNA के इस सेगमेंट को क्या बोलने लगते हैं, इसको, इसको, इसको आप बोलने लगते हैं कि दिस इज कोडिंग DNA, यस और नो। कोडिंग सेगमेंट, कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग स्ट्रैंड की बात नहीं कर रहे हैं, कोडिंग सीक्वेंस ऑफ DNA, ये भी क्या है, कोडिंग सीक्वेंस ऑफ DNA। और उसके बीच बीच में ये क्या है,
ये हो गया, ये पूरा, ये पूरा, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जो डीएनए नहीं है। सर डीएनए है लेकिन जीन नहीं है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो एक तो ऐसा अप्रोच है कि इस किनारे से लेके इस किनारे तक पूरे डीएनए का सीक्वेंसिंग कर लो, पूरे का सीक्वेंस पता कर लो, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22 तक और एक्स और वाई सब तक। एक तो ये अप्रोच है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड अप्रोच। आंख कान बंद करके पूरे सीक्वेंस का पता कर लो, बाद में समझेंगे कि सीक्वेंस का क्या सिग्निफिकेंस। तो अगर पूरे सीक्वेंसिंग का हम पता कर ले रहे हैं तो ये ब्लाइंड अप्रोच है, उसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशंस। जहां आप कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों ही सीक्वेंस का आप पता लगा रहे हैं, ठीक है। अब एक क्या है, EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, नाम से पता चल रहा है एक्सप्रेस। तो बताइए कौन अपने आप को जीन एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करता है? तो जीन करता है, तो डीएनए का ऑल सेगमेंट तो नहीं हो सकता है। तो एक क्या मेथड है कि सीक्वेंस एनोटेशन से जब आपने आपने पूरे सीक्वेंस का पता कर लिया, तो अब एक दूसरे मेथड से, जिसमें आपने पता कर लिया है, एक दूसरे मेथड से ये पता कीजिए कि उस पूरे डीएनए सीक्वेंस में कौन कौन डीएनए सीक्वेंस अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, मतलब आरएनए बनाता है, और फिर वो आरएनए से आगे प्रोटीन बनने में हेल्प होगा। वो आरएनए 3 टाइप के आरएनए होते हैं, सारे आरएनए जीन से ही बनते हैं। तो एक तो ये पता लगाई कि कौन कौन डीएनए सेगमेंट अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है। तो बताइए क्या ये ब्लाइंड अप्रोच है क्या? नहीं, ये तो टारगेटेड अप्रोच है। और इसमें केवल और केवल आप कोडिंग डीएनए की सीक्वेंस तो पहले से पता है, कोडिंग डीएनए की जो सीक्वेंस है उसका आप उस पर्टिकुलर डीएनए में लोकेशंस पता करोगे। क्या पता करोगे? लोकेशंस, उसका अरेंजमेंट ये पता करोगे। तो क्या आपको SA और EST में अंतर समझ में आया? अच्छा, अब आप ये मत पूछना सर ये सब कैसे होता है, ये सब बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है, इवन हायर क्लासेस में भी नहीं पढ़ने को मिलता है। जब आप रिसर्च करने लगोगे तब आपको इसकी डिटेल जानकारी दी जाएगी, अदरवाइज ये सब हमारे और आपके लेवल का चीज है ही नहीं। सीक्वेंस एनोटेशन हम आपको पढ़ाएंगे कैसे होता है, हमें खुद नहीं पता है भाई। EST हमें खुद नहीं पता है कैसे होता है, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, आउटलाइन हमें भी पता है और आपको भी बता रहा हूँ। सीक्वेंस एनोटेशन क्या है? कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों का सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, उसमें हम ब्लाइंड अप्रोच है, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, ठीक है। और EST में क्या करते हैं, जो सीक्वेंस एनोटेशन से सीक्वेंस पता कर लिए हैं, बस उसमें ये पता करते हैं इसमें कौन कौन सा सेगमेंट अपने आप को आरएनए का फॉर्म में पता एक्सप्रेस करता है। तो ये दो अप्रोच हो गए, ये दोनों का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसका मतलब कई बार पूछा गया है। अब इसका आउटलाइन बताता हूँ कि इन दोनों टेक्नोलॉजी, देखिए इसमें हम डिटेल में नहीं घुसेंगे, हमें खुद नहीं पता है डिटेल, रियलिटी को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हम पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा भाई। ये हमारे हाई लेवल में, बहुत हाई लेवल स्टडी में आता है ये सब चीजें, ठीक है। ये अभी हमारे लेवल का है नहीं, आपके लेवल का है नहीं, ठीक है। लेकिन एक आउटलाइन मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। आउटलाइन आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, देखिए होता क्या। मान लीजिए मुझे क्रोमोसोम नंबर 1 का स्टडी करना, ठीक है। पहली बात आपको मैं बता दूं, 13 साल का प्रोजेक्ट था। अगर इस प्रोजेक्ट को हमने बोला था, इस प्रोजेक्ट में लगभग 1500 साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे थे, बताया था ना, याद है? 1500 साइंटिस्ट लगभग एक साथ काम कर रहे थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हटा के। वो अपना डिपार्टमेंट का इंजीनियर हो गया, ठीक है। साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिस्ट। लगभग लगभग 1500 साइंटिस्ट एक साथ पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे थे, और पूरे वर्ल्ड की अलग अलग लाइब्रेरी में काम चल रहा था, ठीक है। तब जाके 13 साल में कंप्लीट हुआ, नहीं तो कितना लंबा प्रोजेक्ट था ना, इसलिए नाम पड़ा मेगा प्रोजेक्ट। और आज भी बोला जाता है बायोलॉजी की फील्ड में इससे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक नहीं आया। अभी आया था ना 2020 में एक प्रोजेक्ट, कोरोना वायरस का सीक्वेंसिंग पता कीजिए, 2 अढ़ाई महीने में साइंटिस्ट पता कर लिए, ठीक है। और उसके बाद उसका वैक्सीन भी बना के तैयार कर लिए 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो जो है इससे बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक कोई नहीं आया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बड़ा प्रोजेक्ट बायोलॉजी में कोई नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए तो नाम है इसका मेगा प्रोजेक्ट। तो मान लीजिए कि अलग अलग लैब में अलग अलग साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, 1500 साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे थे एक साथ, अप्रोक्स बताया मैंने। तो जो है ऐसा तो है नहीं कि अगर हम लोग यहाँ मान लिया जाए किसी पर्टिकुलर लैब में 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 10 साइंटिस्ट हैं, तो हम लोग यहाँ क्रोमोसोम नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, तो दूसरा जगह भी क्रोमोसोम नंबर 1 का ही काम होगा। पागल हो गया? एक जगह सभी का एक ही काम करवाएंगे क्या सब जगह? तब तो फायदा क्या हुआ एक साथ सारा जगह काम करवाने का। मान लीजिए कि हमें पता, हमने तो स्टार्टिंग में क्या किया कि अलग अलग लैब को बोल दिया, हाँ भाई चलो तुम हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा का क्रोमोसोम नंबर फलाना स्टडी कर लो, तुम फलाना स्टडी कर लो,
स्टार्टिंग के 2-3 साल तो इसी में निकल गए, नॉन ह्यूमन मॉडल को पता लगाने। जैसे हमने बताया कुछ प्लांट इंसेक्ट वगैरह बताया ना, तब आए जब उसमें सक्सेसफुल हो गया ना चीजें, तब आए किस पे हम, तब आए हम ह्यूमन पे। तो ह्यूमन में आपको पता है टोटल 24 क्रोमोसोम था, सबका सीक्वेंस पता करना था, तो सबको बंटवारा कर दिए। मान लो कि 5 गो लैब को बोल दिया आप पांचों लैब आपस में मिल जाइए और आप लोग मिलकर पता कीजिए क्रोमोसोम 1 का पूरा सीक्वेंस क्या है। फिर किधर दूसरे लैब को काम दे दिए वहां के सारे साइंटिस्ट को, क्या भाई आप लोग पता कीजिए क्रोमोसोम 2 का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, ऐसे ही मान लिया जाए 100 को लैब को एक काम दे दिए कि आप लोग सीक्वेंस एनोटेशन से सबका पता कर लीजिए। जब हो गया, मान लो कि 1.5-2 साल में काम कंप्लीट हो गया, फिर अब फिर से सके दूसरा टारगेट दिए सब पूरे लैब को कि अब आप लोग इसका ईएसटी कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके क्या हुआ, काम कंप्लीट हुआ। अब इसमें उन्होंने क्या क्या ये समझा रहा, आउटलाइन समझा रहा। क्रोमोसोम को आप सेल से सेपरेट तो कर लेंगे आप, क्रोमोसोम को आप सेल से सेपरेट कर, लेकिन उसका सीक्वेंसिंग आप ऐसे थोड़ी ना है कि यहां से लेके और यहां तक एक दिन बैठे और आप उसका सीक्वेंसिंग आप करके बैठ गए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे जीन होते हैं क्रोमोसोम पर, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं क्रोमोसोम पर, संभव नहीं है कि आप एक बार में पूरा सीक्वेंसिंग कर लोगे। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, डीएनए का किया टुकड़ा। क्या कर दिया, डीएनए का टुकड़ा कर दिया, फ्रेगमेंट कर दिया। और आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा आगे, डीएनए के टुकड़े यूज करने के लिए हम एंजाइम यूज करते हैं आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। पर्टिकुलर साइड से हम क्या करते हैं, डीएनए को काट देते हैं इंटरनली, अंदर से, यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, यहाँ। तो अब क्या हो गया, डीएनए का टुकड़ा हो गया। अब टुकड़ा होने के बाद हर टुकड़े, देखिए डीएनए का टुकड़ा कर दें यहाँ पे, देखिए ये डीएनए का टुकड़ा हो गया, ये डीएनए का टुकड़ा हो गया, ये डीएनए का टुकड़ा हो गया। अब भाई टुकड़ा तो रैंडम हो गया ना, जहां जहां उस पर्टिकुलर आरी को अपना साइट मिला वहां से वो काट दिया। और एक डीएनए में ऐसे कई सारे रेस्ट्रिक्शन साइट होंगे पर्टिकुलर आरी के लिए, एक डीएनए में ऐसे कई सारे, एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन साइट होता है जहां पर आरी एक्ट कर सकता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और काट सकता है डीएनए को। तो छोटे बड़े टुकड़े कट गए। अब क्या किया गया, इसके किनारे में इधर और इधर पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जोड़ दिया गया, और वो नोट कर लिए कौन सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जोड़े हैं। ये क्यों जोड़ रहे हैं अभी आपको हम बताएंगे क्यों जोड़ रहे हैं। ठीक है, जोड़ दिया गया। सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ पे जी 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 जोड़ दिया, इधर भी यहाँ पे हमने मान लो कि पर्टिकुलर सीक्वेंस इसमें जोड़ दिया हमने, एजी जोड़ दिया। मतलब ये क्यों जोड़ रहे हैं, मार्कर के लिए, ताकि पता चले बाद में, जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या किया, ये आप डीएनए के टुकड़े को सेल मतलब कि टेस्ट ट्यूब में नहीं रखते, डीएनए का टुकड़ा टेस्ट ट्यूब में स्टेबल नहीं होता, डीएनए का टुकड़ा हमेशा लिविंग सिस्टम में ही स्टेबल होता है। आप टेस्ट ट्यूब में बहुत लंबे समय के लिए नहीं रख सकते, तो अब क्या करें, टुकड़ा तो कर लिए। एक दिन में सारा टुकड़ा का स्टडी भी संभव नहीं है, तभी तो टुकड़ा किए हैं, तभी तो टुकड़ा किए, नहीं तो टुकड़ा करते क्यों। अगर एक दिन में पूरा डीएनए का सीक्वेंस हम स्टडी कर लेते हैं तो टुकड़ा क्यों करते हैं हम, जरूरत क्या था टुकड़ा करते हैं। एक दिन में सारा सीक्वेंस स्टडी नहीं कर सकते, तो जो टुकड़ा करके एक एक सीक्वेंस को स्टडी करते जाएंगे। अब टुकड़ा करने के बाद समस्या आ रहा है कि टुकड़ा डीएनए का टेस्ट ट्यूब में स्टेबल नहीं होता है, तब क्या किए, इस टुकड़े को किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिए, इस टुकड़े को किसी ईस्ट में ट्रांसफर कर दिए। जहां ट्रांसफर करते हैं पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल को, तो वो पर्टिकुलर चीज जो किसी फॉरेन पार्टिकल को रहने का जगह देगा उसको बोलेंगे होस्ट सेल। क्या बोलेंगे उसको, होस्ट सेल। और यहाँ होस्ट सेल कौन कौन यूज किया गया, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। और इस दौरान ट्रांसफर करने के लिए भी ये जीन ऐसा नहीं है आपको नेकेड आई से दिख रहा है और आप ट्रांसफर कर दोगे, नहीं, इस टुकड़े को पहले आप किसी एक लंबे से डीएनए के साथ जोड़े होगे, और उस जोड़ने के लिए इस डीएनए को काटे होगे यहाँ से, और उसके बीच में पिंक वाला जोड़ दिए होगे ऐसे। और ये जो जोड़ के लेके गया है ये ग्रीन वाला, इसको बोलते हैं वेक्टर। बायोटेक्नोलॉजी में इसको हम बताएंगे आपको डिटेल में, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए। ठीक है, वेक्टर डीएनए के माध्यम से इस डीएनए को हमने जोड़ दिया और फिर इसका ट्रांसफर कर दिया किसी बैक्टीरिया में या किसी और अब उस बैक्टीरिया को क्या किया, डेवलप करा के एक से ऐसे कई सारे बैक्टीरिया बना दिए। तो बताओ, मैंने जो एक टुकड़ा बनाया था उसका कई सारा टुकड़ा अलग अलग सेल में मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और वो सब बैक्टीरिया के अंदर रखा हुआ है कि नहीं है ना जी। कई सारे बैक्टीरिया डिवीजन करके बन गया।
ईस्ट में भी ऐसा ही कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सीक्वेंस हमने क्यों जोड़ा था। ये पर्टिकुलर डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाकर बाइंड कर जाएगा। अब बाद में हमें पता तो चले कि ह्यूमन का डीएनए उसमें कौन सा है, हमने तो भेजा है, तो इसलिए हमने क्या किया, उसके आसपास मार्कर लगा दिया पर्टिकुलर सीक्वेंस का, ताकि वहां पे हमें पता चल पाए इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का जहां पे भी बैक्टीरिया के डीएनए के सीक्वेंस में आएगा, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के मतलब कि एक साथ रिपीटेशन और बीच में सेगमेंट, तो पता चलेगा ये पर्टिकुलर सेगमेंट के बीच का जो डीएनए यही ह्यूमन का डीएनए था। नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा बैक्टीरिया और ह्यूमन का डीएनए में कौन बैक्टीरिया का कौन ह्यूमन का। तो हमने ये मार्कर इसलिए लगाया, ये आउटलाइन बता रहा हूँ मैं साहब। और अब क्या किया, ऐसे ही हर ऐसे कई सारे बैक्टीरिया का बन गया सैंपल। तो क्या किया गया, एक बैक्टीरिया दे दिया फलाने लैब को, एक बैक्टीरिया दे दिया चिलाने लैब को, 10 लैब मिलके एक ही काम किए ताकि काम की एक्यूरेसी बढ़ जाए। कुल मिला के ये सभी क्रोमोसोम 1 के एक टुकड़े का स्टडी किया गया, 5 लैब ने मिलकर किया और 5 लैब से सेम रिजल्ट आया, कन्फर्म हो गया। ऐसे ही दूसरे टुकड़े का स्टडी किया दूसरे लैब ने, तीसरे का स्टडी किया तीसरे लैब ने, और सब मिलके जो है साल भर में क्रोमोसोम 1 का स्टडी कर लिया, लगभग 100 लैब मिलके। ऐसे कई सारे लैब चल रहे थे, बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में, और ऐसे हर क्रोमोसोम का टुकड़ा करके स्टडी किया। ये बस जस्ट मैंने आपको आउटलाइन बताया। अब इस दौरान जब मान लिया जाए, एक बार समझा मैं क्या बोलने वाला हूँ, इस टुकड़े का भी सीक्वेंस पता कर लिया गया, ओके, इसका भी 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 पता कर लिया, ओके। ये सभी एक ही डीएनए के टुकड़े थे, लेकिन सीक्वेंस तो आपने पता कर लिया कि इसमें क्या क्या सीक्वेंस है। जैसे मान लीजिए इसमें सीक्वेंस पता चला ACTG, ऐसे ऐसे इसमें भी पता चला, लेकिन अब टुकड़े का अरेंजमेंट क्या है ये कैसे पता चलेगा भाई। टुकड़े का अरेंजमेंट, जैसे ये टुकड़ा पहले है कि बाद है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ABCDE, ये टुकड़े हैं ना, ABCDE ये टुकड़े हैं, तो ABCD में कौन पहले है कौन बाद है ये कैसे पता चलेगा। आपने तो टुकड़ा कर दिया, टुकड़ा करने से पहले तो आपने पूरे सीक्वेंस को स्टडी एक साथ नहीं कर पाया था, तब ना आपने टुकड़ा किया था। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि उस क्रोमोसोम 1 पे इस टुकड़ों का आपको सीक्वेंस तो पता चल गया, लेकिन उस टुकड़ों को जोड़ के आप कंप्लीट क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस कैसे पता करोगे। तो यहाँ पर यूज की गई सॉफ्टवेयर टेक्निक। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सॉफ्टवेयर तैयार किया, तो कंप्यूटर बेस्ड मेथड है, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन्होंने एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बायोलॉजी के, अभी मैं बताऊंगा उनका नाम, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर टेक्निक तैयार करवाया, और उन्होंने वो टेक्निक 2 चीजों के लिए तैयार करवाया। एक तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता लगाने के लिए, और प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता लगाने के लिए। उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक एंड सेंगर, शॉर्ट में बोलते हैं सेंगर, ठीक है। तो फ्रेडरिक एंड सेंगर न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के सीक्वेंस को पता लगाने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड टेक्निक तैयार किया था, और वही टेक्निक के बेस पर हमने इस टुकड़ों को जोड़ दिया, और उस टुकड़ों का उस फ्रेडरिक एंड सेंगर के जो टेक्नोलॉजी थे जहां न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड सीक्वेंस का पता लगाते थे, वो पूरी टेक्नोलॉजी, वो पूरी सॉफ्टवेयर टेक्निक ओवरलैपिंग मेथड पर डिपेंड करती थी। क्या होता है ओवरलैपिंग मेथड, अभी हम समझा रहे हैं। ओवरलैपिंग मेथड पर डिपेंड करती थी। कैसे, तो 4 मिनट में हम समझा नहीं पाएंगे, मिनट हमारा मीटिंग का समय बचा है 4 मिनट। तो काम करते हैं, हमने अभी तक जो भी बताया है आप क्या कीजिए, इसको एक बार नोट से देख लीजिए, अगले मीटिंग में हम इस पूरी कहानी को समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में।